जय माता दी। जय माता दी सर। हमारे साथ सुरूर सिंह जम्वाल जी हैं। पत्रकारिता में बहुत समय से काम कर रहे हैं। रवि शांडू हमारे साथ बैठे हैं, टेक्नोलॉजी को भी डील करते हैं, करंट अफेयर्स पे भी ध्यान रखते हैं, जियो पॉलिटिक्स पे भी ध्यान रखते हैं। और मेरे को तो आप जानते ही हैं, शिवांग सत्यगुप्ता, एडिटर इन चीफ द अर्थ न्यूज़, और एक एक्टिव रोल प्ले करता हूँ। पॉलिसी मेकिंग में भी ध्यान देता हूँ, स्ट्रेटजीज पे भी ध्यान देता हूँ। जम्मू कश्मीर पे पर्टिकुलरली काफ़ी डिस्कशंस में मेरा रहता है एक्टिव पार्टिसिपेशन। आज सत्संग में, आज मैं जब बोलता हूँ तो हमारा मकसद होता है कहने का कि जो ये एपिसोड हमारा सत्संग का हम करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग एक तो कटरा पे बड़ा फोकस करेंगे कि जो कटरा में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और दूसरा जोफ्सा रोड पे और डिफरेंट रोड्स के ऊपर जीएमसी के मुलाजम जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, और लोगों का रिएक्शन क्या आ रहा है, आम लोगों का रिएक्शन क्या आ रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और सरल भाषा में, सिंपल तरीके से, यह डोगरी समझ आइंदी जड़ी गल समझेंगे कि क्यों है झगड़ा बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट इटसेल्फ एंड द कॉमन पर्सन्स। तो शुरुआत करते हैं। पहले मैं बात करूंगा राजा भैया आपसे भी और रवीश तेरे से भी। हम समझते हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का इमरजेंस कैसे हुआ, है ना? जी। तो जगमोहन जी गवर्नर आए, बिल्कुल, और साथ में गोस्वामी साहब उनके ऑफिसर आए। कटरा माता वैष्णो देवी जो थी वो धर्म ट्रस्ट उसको लुक आफ्टर कर रहा था, और धर्म के लोग ही उस पर काम कर रहे थे। आज भी उनकी बनाई हुई सराएं जो हैं वो दिखती हैं। जी। कुछ साल पहले उन्होंने उसको तोड़ा, और अभी वो तोड़ना मुश्किल हो रहा है। जब धर्म ट्रस्ट ने जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में, उसका आज भी तोड़ना मुश्किल हो रहा है, लेकिन उनको तोड़ा गया और फिर बनाया गया। जगमोहन जी का एक विजन था कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन जो है वो बहुत बड़ी बन रही है। तो ये भारत में इकलौता एक ऐसा स्थान है जहाँ श्राइन बोर्ड इस तरीके का बनाया गया जिसमें पार्टिसिपेशन जो है वो लगभग टोटली गवर्नमेंट की हुई, और चुनिंदा कुछ लोगों की जम्मू कश्मीर से, और ज़्यादातर लोग जो थे वो सेंटर से आए जो बोर्ड बनाए। अभी भी अगर आप देखेंगे बोर्ड में तो काफ़ी हद तक जो है जो मेंबर्स हैं वो खाली जम्मू कश्मीर के नहीं है, बाहर के भी। जबकि अगर हम बाकी जितने भी धर्म स्थल हैं, अब जैसे डिबेट पूरे इंडिया में चल रही है कि टेम्पल्स वापस दिए जाएं, गवर्नमेंट के से लेके आम जो मैनेजमेंट्स को दिया जाए। पहले इसको हम लॉक करेंगे जो लोगों के सामने आम आदमी को पता होना चाहिए, उसके बाद हम आते हैं श्राइन बोर्ड ने कैसे कैसे काम किया। जगमोहन जी तो अभी तो है नहीं गवर्नर यहाँ के, बट एक एरिया जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया। कटरा के लोगों ने सपोर्ट भी किया, श्राइन बोर्ड के लोगों ने काम भी बहुत किया, डेवलपमेंट्स भी हुई, ट्रैक्स भी बनते गए, और श्री माता वैष्णो देवी के जो महिमा है उसके लिए कोई श्राइन बोर्ड को एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो महिमा भक्ति से आती है, और भक्ति श्रद्धा से आती है, और श्रद्धा जो है ये अपने आप जो भगवान है ना वो अपनी करवा लेते हैं। एक बार मैंने स्वामी जी से बात की, मैं स्वामी जी हम भगवान जी के लिए क्या कर सकते हैं, भगवान जी को कैसे खुश कर सकते हैं? तो स्वामी जी ने कहा, शिवांग, भगवान जी जो हमसे कराना होता है वो करवा लेते हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो हमसे सब कुछ करवा लेते हैं जो हमसे करवाना चाहें, तभी वो भगवान होते हैं। तो माता वैष्णो देवी जी चाहते होंगे तभी श्राइन बोर्ड बना। बिल्कुल, कि ऐसा कोई व्यवस्था आए, लोगों के लिए सहूलत हो। और जिस दिन माता वैष्णो देवी चाहेंगे कि श्राइन बोर्ड अब टाइट किया जाए, तो वैसे हालात बन जाएंगे। तो हालात बनने शुरू हो चुके हैं, बन रहे हैं कि श्राइन बोर्ड की वर्किंग पे और उसमें काम करने वाले लोगों के ऊपर बड़ी देर से क्वेश्चन मार्क आ रहा है, सवालिया निशान कर रहे हैं। बातें चल रही हैं, अपॉइंटमेंट्स को लेके बातें शुरू हुई पहले, बिल्कुल, फिर मिस यूज़ ऑफ फंड्स को लेके बातें शुरू हुई, लेकिन दब गई, क्योंकि ये बातें आम लोगों को उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। अब जो लेटेस्ट बातचीत चल रही है वो चल रही है कटरा में रोपवे की, फ्रॉम ताराकोट रोड से लेकर झांझी छत तक। इसके ऊपर चर्चा करना जरूरी इसके लिए है। मैं बिफोर इसके कि मैं आप लोगों के बात ये करूं, मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूँगा, और जो लोग हमारे इस सत्संग को देखेंगे मैं उनसे भी शेयर करना चाहूँगा। मैं सच बोलना पसंद करता हूँ। तो मैंने
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और मैंने उसको सवाल पूछा कि मुझे बताएं कि जो ये रोप वे बन रहा है इसके प्रोजेक्ट की डीपीआर क्या है। तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई इस ऐप में, उसके अकॉर्डिंगली मैं कुछ शेयर करूँगा, ताकि जो लोग इसके बारे में डबल माइंड हो रहे हैं कि काफ़ी, मैं देख रहा था कि शायद कोई नैरेटिव बनाने वाले लोग हैं कि जो यहाँ से श्रद्धालु में उनको सहूलत मिलेगी, उनके लिए सोचा जा रहा है। तो कुछ चीज़ें हम उसको ओपन करते हैं। सबसे पहले जो ये प्रोजेक्ट बन रहा है, इसकी कुल लागत आ रही है 300 करोड़ एज़ पर पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन है, जो आज अवेलेबल है वैष्णो माता देवी माता वैष्णवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट्स पे भी और अदरवाइज़ भी, क्योंकि इसी जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है ये कहीं से डाटा नहीं लाती है, जो डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है उसी को निकाल सकती है, उसी पे सर्च करके बताती है। तो वो डाटा बनाने वाली ने हमें बता दिया है कि 300 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जो श्राइन बोर्ड एक्सक्लूसिवली खर्च कर रहा है। किसी सरकार ने, किसी फंड ने इसको पैसा नहीं दिया है। इसको समझना है। मैं दोबारा बोलूँगा राजा भाई, इसके ऊपर रवि साहब ने भी कमेंट करना है और हमने लोगों को बताना है कि ये 300 करोड़ रुपया डोनेशन से आया है, क्योंकि श्राइन बोर्ड की कोई इनकम नहीं होती है जी। तो ये जो 300 करोड़ रुपए का फंड इन्होंने एलोकेट किया फॉर मेकिंग दिस रोप वे, उसके बाद में इसकी कैपेसिटी है 1000 पिलग्रिम्स पर आवर। बिल्कुल। तो अगर ये हम माने कि 5 से 6 घंटे भी दिन में काम करते हैं तो 8-10 हज़ार पिलग्रिम्स को ये ऊपर पहुंचाएगा और 8-10 हज़ार लोगों को वापस नीचे लेके आएगी ये रोप 300 करोड़ रुपए में। बिल्कुल ठीक सर। और क्यों इसके खिलाफ बात हो रही है इसको भी समझना है, कैसे ये चीज़ें अपनी जगह पे स्टेबलाइज होंगी इसको भी समझना है, और क्यों श्राइन बोर्ड की इंटीग्रिटी पे डाउट किया जा रहा है इसको भी समझना है। जो हम देख रहे हैं कि जो लोकल ऑफिसर्स वहाँ जो कुल लोग वो ट्रेड यूनियन के लोग हैं या आम कटरा के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें शायद कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों ने ज़मीनें खरीदी हुई हैं उसके आगे पीछे और वो इसका बिजनेस करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं कटरा टाउन को एक तरीके से। हाँ, प्रेजेंट लोकेशन उसके apparently जो सुनने में आ रहा है, जो चीज़ें हैं, और कहा जा रहा है कि जो एक्सप्रेस हाईवे आ रहा है वो भी लगभग इसी एरिए को, टाराकोट रोड को, जो नया टाराकोट रोड बना था 80 करोड़ रुपए की लागत के साथ, 80 करोड़ की लागत के साथ बना था। तो मेरा मन किया मैं ज़रा सा और थोड़ा डीप जाऊं, श्राइन बोर्ड से एनालाइज करूं। तो कुछ साल पहले 2016 में श्राइन बोर्ड ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जी, जिसको हम नारायणा हॉस्पिटल बोलते हैं। बेसिकली श्राइन बोर्ड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। कहने को कहा गया वो पीपीपी मोड में बना है, लेकिन जब मैंने खंगाला तो वो भी थोड़ा सा हमें इंफॉर्मेशन मिली कि ये जो बोर्ड बना है इसमें भी, सॉरी, ये जो हॉस्पिटल राजा भैया और रवीश जी बना है इसमें भी कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। ये कोई 200 कुछ बेड का हॉस्पिटल बनाया गया जी, और इसमें श्राइन बोर्ड की लागत आई लगभग कोई 200 कुछ करोड़ रुपया जी, जो कि उस टाइम की वैल्यूएशन के हिसाब से एक अच्छा खासा अमाउंट है, बिल्कुल, जिसको हम निकाल नहीं सकते। आज तो हम कहेंगे जी चलो उसका 200 करोड़ तो ऐसे लगता है, वैसे थोड़ा सा अमाउंट है जिस हिसाब से सरकार पैसे खर्चती है। ये 2016 में लगभग कमीशन हो चुका था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनाग्रेशन किया, और इसमें जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ, आप बोलेंगे श्राइन बोर्ड की इस टाइम क्यों बात करनी पड़ रही है, 300 करोड़ रुपए अप्रॉक्सीमेटली लगा। 300 उस टाइम लगाया गया, 80 करोड़ ताराकोट पे लगाया गया और 300 करोड़ लगाने को तैयार है श्राइन बोर्ड रोपवे पे। अभी इसमें मैंने भैरव घाटी वाले रोपवे की बात नहीं की है। तो कुल मिला के अगर हम कहें तो ये करोड़ों की बातें नहीं है, 100 करोड़ों की बातें हैं। बिल्कुल। और 8-10 सालों में ही श्राइन बोर्ड फटाफट एक के बाद एक प्रोजेक्ट लाने की कोशिश कर रहा है। और इसके बीच में समझने वाली बात यह है कि अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी है, तो मैंने ऐसे ही डाला इसके अंदर और मैंने कहा ज़रा मुझे समझने का मौका मिले कि क्या नारायणा हॉस्पिटल को चलाने में नारायणा ने कोई योगदान दिया है फाइनेंशियली। तो वो कह रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, पहले तो ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि श्राइन बोर्ड और नारायणा को जो पूरा इतना 300 करोड़ का हॉस्पिटल बना के दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेन होता है, और नारायणा उसमें से अगर ऑपरेट कर रहा है तो क्या उसने मशीनें लगाई हैं,
क्या उसने कुछ देर के लिए सैलरी पे की है या कुछ उसने कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि अगर रेंट में भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेना हो तो मुझे लगता है 300 करोड़ का अगर 6% भी हम लें, जो हम स्टैंडर्ड रेट लेते हैं एक्सपेंडिचर पीडब्ल्यूडी का, जो भाई 300 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपने लेना है तो आप माने 6% उसका, तो ये कहाँ जाती है पर मंथ रेंट की बात? मेरे ख्याल में बड़ा ह्यूज अमाउंट बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, 6% हो गया ना, कि अगर लाख रुपया है तो कम से कम 6,000 रुपया तो होना चाहिए, बिल्कुल। तो 10 लाख है तो 60,000 होना चाहिए। यही है ना, बिल्कुल यही है ना, 6% एनुअली। तो अगर 1 करोड़ है तो 6 लाख होना चाहिए एनुअली। जी अगर 10 करोड़ है तो 60 लाख होना चाहिए एनुअली। बिल्कुल। अगर 100 करोड़ है तो 6 करोड़ होना चाहिए एनुअली। और अगर 300 करोड़ है तो 18 करोड़ होना चाहिए 18 करोड़ एनुअली। annually। 18 करोड़ की अगर डिवीजन हम करें तो 1.5 करोड़ रुपया पर मंथ श्राइन बोर्ड को रेंट आना चाहिए था नारायणा से, एज पर गवर्नमेंट लॉ, एज पर 6% वैल्यूएशन। जी जी। तो हमने कोशिश की जानने की क्या श्राइन बोर्ड को 18 करोड़ रुपया नारायणा दे रहा है साल का, और अगर नहीं दे रहा है तो क्या श्राइन बोर्ड ने किसी और ऑपरेटर को कोशिश की लाने की जो 18 करोड़ रुपया दे सके श्राइन बोर्ड को वापस, ताकि वो पैसा फिर से वेलफेयर में लगे और नारायणा को काम करने को दिया जाए, क्योंकि श्राइन बोर्ड की एक्सपर्टीज नहीं है ना हॉस्पिटल चलाने की। या तो ये हॉस्पिटल बना के गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को दिया जाता कि गवर्नमेंट के पास फंड्स हैं, गवर्नमेंट उसमें अपनी इनपुट लगाती और चलाती। बिल्कुल। ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बिजनेस हो रहा है, बिजनेस है, ट्रांसपेरेंसी कम है, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं है। बिल्कुल। ये कहती है कि ये कंट्रैक्ट है, तो इसके लिए मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी कि कंट्रैक्ट के क्लॉज क्या है। इसी तरह अगर कोई कंट्रैक्ट किया जा रहा है अभी दोबारा से रोप वाली कोई कंपनी के साथ, और अगर उसमें लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये तो जानने का विषय है ना कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं और कितना रेवेन्यू आ रहा है, और वो रेवेन्यू क्या जनरेट करेगा, कौन जनरेट करेगा। तो अगर ये चल रही है बातें और लोग बैठे हैं, तो हम नेक्स्ट पिक्चर पे आएंगे। जो भी इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट की बात करना। बिल्कुल। श्री माता वैष्णो देवी जो है मेरी आराध्य है, मेरी इष्ट है, हम सबकी माँ है। बिल्कुल। हम सबको मैं उनको बोलता हूँ जो उनको मानते हैं, मैं आस्था थोपना नहीं चाहता किसी पे, जिनकी आस्था है माता रानी पे, हम सबकी माँ है। कुछ साल पहले मैं श्राइन बोर्ड में मैं वैष्णो देवी गया था दर्शन करने, तब भी ऐसी बातें सुनने को मिली थी। मैं अक्सर बात करता हूँ क्योंकि पत्रकारिता में इंटरेस्ट है मुझे बचपन से ही, लेकिन मैंने 2013 के बाद इसमें रोल प्ले करना शुरू किया, बट साइलेंटली मैं लगा रहा। काफ़ी बातें सुनने को मिली। जो मुलाजम है नीचे तबके का श्राइन बोर्ड का, वो अक्सर दबी ज़ुबान में बोलता है अपने ऑफिसर्स के बारे में कि सर बड़ा घपला है, सर बड़ा घपला है, नाम नहीं लेना सर हमारा। हमने भी कहा ये आस्था का विषय है, इसको नहीं हम उठाएंगे, लेकिन शायद श्री माता वैष्णो देवी अब चाहते हैं उठाया जाए, क्योंकि किसी न किसी बहाने से चीज़ें हो रही हैं। वैष्णो माता में नेचुरल क्लाइमेटी का खतरा तो था, लेकिन स्टैम्पीड एक इंडिकेटर था 2 साल पहले जो हुआ, हाँ, और उसके बाद में कोई प्रॉपर एक्शन नहीं हुआ। कुछ जम्मू के वकीलों ने भी शोर डाला, अल्टीमेटली वो भी साइलेंट हो गए कि शायद जो लोग पावरफुल बैठे हैं वो इसको भी हैंडल करना जानते हैं। लेकिन अब जो हालात बने हुए हैं, जिस हिसाब से जनता में रोष है कटरा में, लगता नहीं है कि कोई नेगोशिएशन पॉसिबल है, एक्सेप्ट कि ये रोपवे को थोड़ी देर के लिए डिले किया जाए। दूसरी तरफ ज़रूरी है ये बात करना कि क्या रीज़न होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट लाए जाते हैं। तो इसलिए मैंने नारायणा हॉस्पिटल की बात की। पिछले दिनों न्यूज़ में भी आ रहा था कि हॉस्पिटल की एफिशिएंसी पे भी काफी निशान बड़े, हम खुद भी उसका शिकार हैं, हम खुद भी उसका शिकार हुए हैं। बिल्कुल दर्द है, लेकिन बात करना होगा कि सेल्फिश बात की जा रही है। हमने सेल्फिश बात नहीं करनी है, हमें जनरल बात करनी है। तो मैं रवीश आपसे पूछूंगा, अगर कोई चीज़ पीपीपी मोड में की जाती है, ट्रांसपेरेंसी जरूरी नहीं है उसमें? बिल्कुल है। देखिए पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है उसमें। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पब्लिक के पैसे से बनाया गया है, खासतौर से लोगों हिंदू के पैसे से बनाया गया है, जो लोगों ने चढ़ावा दिया वहाँ पे। तो जो लोगों का पैसा है तो वहाँ पे तो जवाबदेही पूरी बनती है। तो ये तो एक बहुत गलत चीज़ है कि अगर उन्होंने पब्लिक डोमेन में नहीं रखा है, उन्होंने नहीं बताया है कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये क्या कारण रहे कि वो उनको सिर्फ नारायणा को ही देना पड़ा। और सर्विस पे आए दिन मतलब काफ़ी बार मेरे को अभी अगर मैं लेटेस्ट याद करूँ,
काफी परिवार मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रेस क्लब में। हाँ, 4-5 परिवारों ने मिलके जो अपना जो दुख है उन्होंने व्यक्त किया कि हमारे साथ क्या क्या गलत हुआ था, तो हमें 4 परिवार थे करीबन। हाँ, हमें इंसाफ काफी हो रहा है वहाँ पे, तो बिल्कुल होना चाहिए। और प्लस जो मैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये मानूंगा कि इस टाइम जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम है रोजगार की। आप देखिए अब बहुत ज्यादा लोगों के रोजगार को, चलिए मैं मानता हूँ आप कहते हैं कि कुछ लोग जाएंगे ट्रैक से, लेकिन आप रिस्क पे डाल रहे हैं। एक बहुत ही बड़े खित्ते के इलाके के लोगों के रोजगार को आप रिस्क पे डाल रहे हैं इस रोपवे के थ्रू। तो पहले आप बताइए कि आपने उनकी रिहेबिलिटेशन का क्या प्लान किया है? क्या वो उससे सहमत है, या क्या वो रिहेबिलिटेशन प्लान उनको इतना पैसा दे सकता है कि वो अपने बच्चों को खाना खिला पाए? तो ये काफी चीजें जरूरी है। इसी को सस्टेन डेवलपमेंट बोलते हैं। आपको डेवलपमेंट करनी है तो आपको बाकी चीजों का भी अनुमूलन करना पड़ेगा। एक सवाल राजा भाई से पूछा जाएगा, आप भी जम्वाल फैमिली के हैं राजा भैया, आपके काफ़ी फैमिली के मेंबर्स जो थे वो बारीदारों में इन्वॉल्व थे, और काफ़ी हद तक हमने देखा कि जब बारीदार वहाँ काम कर रहे थे उनको हटाने के लिए प्रोपेगेंडे चले जी। लेकिन आज भी ज़मीनें जो हैं वो ऊपर कहीं ना कहीं बारीदारों की, और आज तक वो मूवमेंट चल रही है कि इंसाफ नहीं मिला है। अब इसके बारे में क्या कहेंगे कि इंसाफ मिलने में जो डिले है वो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? ये सब देख के तो ऐसा ही लग इस इलेक्शन में भी बारीदारों का मुद्दा बना था। और इवन 2019 इलेक्शन में तो जहाँ तक मुझे याद है प्रधानमंत्री मोदी ने आके खुद बोला था कि मैं बारीदारों का मसला हल करूंगा। हल करेंगे मसला। उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट भी काफी किया इस इलेक्शन से पहले। जो हम ये सारी बातें जो कर रहे हैं ना, वीविंग कर रहे हैं अगेंस्ट दी वर्किंग ऑफ श्राइन बोर्ड, कि जो श्राइन है उसका बोर्ड है, बिल्कुल बोर्ड ऑफ श्राइन नहीं ना, नहीं है, बिल्कुल ये है ना। तो इसके ऊपर जब हमने गहरे से देखा और हमें समझ में आ रहा है कि जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है वो बड़ी हद तक एरोगेंट हो चुका है। वो अपने डिसीजन लेता है और वो ये नहीं देखता है कि जो पैसा दिया गया है वो फॉर द वेलफेयर ऑफ डिवोटीज दिया गया है। 80 करोड़ का ताराकोट रोड बनाया गया, 300 करोड़ का आप रोपवे बनाने जा रहे हो, इसके अलावा भी आपने इनपुट बढ़ाई है, जबकि हमारे पास हमने काफ़ी कवर किया है कि रोज़ की यात्रा 50,000 जा रही है, बिल्कुल दर्शन करके आ रही है, और वो यात्रा जो है 8-10 घंटे ट्रैवल में रहती है। अब अगर आपने 1 घंटे में 1000 आदमी पहुंचाना है दरबार में, बिल्कुल, और टेराकोट से भी जाना है, ट्रेडिशनल रूट से भी जाना है, और 4 रूट से वहाँ पे लोग जाने हैं, जी जी। तो अगर 1 घंटे में वहाँ पे 10-12 हज़ार लोग पहुँच रहे हैं, तो आपको एक वाइट पेपर लाना होगा कि हम उसको कैसे मोबिलाइज कर रहे हैं वहाँ पे। और अभी मेरे पास इस सत्संग को करते हुए मेरे दिमाग से एक बात आई, क्योंकि हम तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम तो आर्टिफिशियल है, हम तो नेचुरल इंटेलिजेंट लोग होते हैं। ट्रेन निकलेगी दिल्ली से, पहुँचेगी कटरा, कटरा से 15 मिनट में ये पहुँचेंगे दरबार में, वापस आएंगे कटरा में और शाम की ट्रेन से घर चले जाएंगे। बिल्कुल। खाली डैमेज इसका ये नहीं आप देखेंगे कि जो दूर के दुकानदार हैं, दूर के दुकानदार हैं, स्टे इन कटरा विल बी रिड्यूस्ड। होटल्स, बिल्कुल, होटल्स भी, तभी तो सारे लोग वहाँ परेशान होकर कह रहे हैं कि कटरा में जो लोग स्टे करते हैं। और दूसरी तरफ मुझे ये समझ नहीं आता है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जम्मू से लेके वैष्णो देवी के रास्ते में हमने भी स्टोरी की थी कि लोगों को रोका जाए, स्पॉट्स बनाए जाएं, और दूसरी तरफ आप कटरा में ही कह रहे हैं लोग ना रुके। बिल्कुल उनका वैसा ही प्लान है। मतलब 2 ऑप्शंस है ना रवि हमारे सामने, एक तरफ आ गई कि पॉलिसी है, प्रोग्राम है, मीटिंग है, 5 स्टारों में मीटिंग है, रेडिसन में खाना खाया जा रहा है, बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हमें किसी तरीके से जो 1 करोड़ लोग वैष्णो माता दर्शन करने आते हैं उनको जम्मू की अलग अलग जगहों पर लेना है। अलग अलग जगहों की तो बात ही खत्म है, पत्नीटाव तो वैसे फ्लॉप शो हो गया, कल वहाँ जाम लगा, आज तक नहीं खुला जाए, और वहाँ के जितने होटल हैं वो सारे बोल दिए कि इलीगल है, सीबीआई की इंक्वायरी बिठाई हुई है इसके ऊपर। सवाल ये है कि जहाँ कटरा में लोग नेचुरली रुक रहे थे, क्योंकि 8-10 घंटे पैदल जाने वालों को लग रहा है, और जो लोग फिजिकली वीक है उनके लिए गाड़ियाँ आपने ऑलरेडी लगाई हुई हैं, और एक पालकियाँ भी हैं, 4 लोग पालकी उठाते। मेरी मदर, घोड़े पे भी मेरी अपनी मम्मा है, मैं उनको, बड़े ओल्ड एज है, मैं उनको लेके जाता हूँ, पालकी वाला हमसे 2600-2300 रुपया लेता है,
और 4 लोग उसको मम्मा को लेके जाते हैं वहाँ पे और वहाँ से उनको दर्शन कराते हैं, वापस आते हैं। उसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ऊपर लेकर जाते हैं, पर्ची करानी पड़ती है, फिर हम लिफ्ट तक जाते हैं और सुनने में आया लिफ्ट भी लगाई गई। कहना नहीं चाहिए किसी के बारे में कि वोरा साहब जाना चाहते थे तो उनको दिक्कत थी, तो उनके लिए स्पेशल लिफ्ट लगाई गई थी। मतलब एक ऑफिसर के लिए लिफ्ट लगाई जा सकती है, अच्छी बात है। माता वैष्णो देवी चाहते हैं उनको दर्शन हो तो कौन रोक सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक बंदा लिफ्ट यहाँ से बाल्की में जा रहा है, अब उस पर्ची लेने के लिए एक मैनुअल रजिस्टर रखा हुआ है कि आप उधर एंट्री कराओ तो आप वहाँ से लेकर कमरा नंबर 8 तक जा सकते हो। ये ऑटो मोड में होना चाहिए, प्रोसेस इंप्रूव करने की ज़रूरत होनी चाहिए, वहाँ ध्यान नहीं है। और दूसरी तरफ आप 300 करोड़ का रोपवे बना रहे हैं ये कह के कि वो लोग जो नहीं जा सकते वो भी जा पाएंगे। ठीक, मैं मानता हूँ कि 2600 रुपये खर्च करना सबके बस की बात नहीं होती है। तो आप कुछ लोगों के लिए जो गाड़ी है वो टाराकोट रोड से ले जाते हैं, क्योंकि टाराकोट रोड से फुल फ्लैज जेसीबी हैं दरबार तक पहुंची हैं, ट्रैक्टर ट्रालियां टिप्पर जा रहे हैं वहाँ जेसीबी पहुंच रही है जी। और वो भी आधे घंटे में पहुंच जाती है। अगर कोई इंसान फिजिकली हैंडीकैप है तो आप उधर से अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों से उनको पहुंचा दें वहाँ पे और वो सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दें, हर एक को राइड दें। ये 300 करोड़ रुपया खर्च करने की आपको ज़रूरत क्या है, ये तो सवाल बनता है। दूसरा, इसका इन्वायरमेंट पे क्या असर आएगा। ऑलरेडी जॉल्टिंग हो रही है पहाड़ों में और ये रोपवे कोई सिंपल रोपवे तो होगा नहीं, इसका असर जंगलों पे पड़ेगा, जहाँ से ये गुजरेगा असर पड़ता है। और जो लोग स्विट्ज़रलैंड के तर्ज पे कह रहे थे कि स्विट्ज़रलैंड में पहाड़ों पे जाने के लिए रोपवे होते हैं, वहाँ शाइन स्टोरी है, बिल्कुल वो स्कीइंग के लिए जाते हैं और फुटफॉल इतना नहीं है जितना फुटफॉल ये बनाना चाहिए टूरिज्म के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको छोटे लेवल पे हम हैंडल कर रहे हैं, इसको बड़े लेवल पे देखते हैं। अब इसी तरह मैं चाहूँगा मेरे रूम में जो ये एडिटर्स बैठे हुए हैं वीडियो, ये ज़रा वो वीडियो चलाएं जो आज सब्ज़ी के बारे में आ रही थी। मैंने नेट पे ही देखी कि सब्ज़ी के ऊपर जेसीबी चल रही है और सब्ज़ी बेचने वाले जो हैं वो अपनी जान तो बचा ही रहे हैं, बट वो सब्ज़ियाँ जो कि खाने के लिए लाई गई थी उसके ऊपर जेसीबी जलाई जा रही है। ये किस मानसिकता को दिखा रहा है, अफसरों की, सरकार की, ये समझने वाली बात होगी। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ पर्सन, एडमिनिस्ट्रेशन को जो समझते हैं, जानते हैं, ये विजुअल्स जो हैं ये कोई बड़े अच्छे नहीं हैं। 2024 ख़त्म होने वाला है और ये विजुअल जो हैं ये दर्द दे रहे हैं कि जहां 19 करोड़ के करीब लोग खाने को मोहताज हैं और शायद भूखे सो रहे हैं, वहाँ इन सब्जियों के ऊपर जेसीबी चलाया जा रहा है। रविशंकर राजा भैया, आपका क्या कहना है इस विजुअल को देख के। जी बिल्कुल, देखिए इस तरीके से अगर किया जाएगा तो ये तो काफ़ी गलत ही है, लेकिन इसमें सरकार के भी ये तर्क होता है कि हमने जी वार्न किया, लोग मान नहीं रहे हैं तो हमको कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं है रवीश, पहाड़ थोड़ी था, रवीश मुझे एक बात बताएंगे। चलानी पड़ी, ये तो एक सिंपल वो थे, इनको और भी कोई तरीका था जिससे इनको उठाया जा सकता था। मुझे एक बात समझ नहीं है रवीश आपसे, होने के चांस भी राजा भाई आप भी मुझे एक बात बताएं। दर्द हुआ ना देख के, हम इंसान आम लोग हैं। यही सरकार एक प्राइवेट कंपनी के ओनर को कटहरे में खड़ा कर देती है अगर वो अपशब्द बोलता है अपने मुलाजम को। बिल्कुल पब्लिक वेलफेयर। तो ये सब्जी वाले, ये रेडी वाले, एक और विजुअल चलाना आज का ही है, ये नेट पे काफ़ी चल रहा है। आपको हाथ जोड़ रहा हूँ, गरीब लोगों को ऐसे नहीं करो। सामान बहुत भरा हुआ है मैंने। अच्छे टार नहीं चल दूंगा मैं, ये कभी चैन से कोई जिंदगी नहीं जिएगा। कैसे बातों के कितना मानर के बढ़ने के जानती कभी जिंदगी नहीं जिएगा। मैं वो ठेला क्यों गरीबों को तंग करते हैं। वो हमारा माता विष्णु, हमारा बद्रीनाथ और करीब बाबा हूँ, मैं गरीबों को देता हूँ, मैं सबको पेट भरता हूँ, मोदी कपड़े लेकर आऊँगा। ये कभी इसको अच्छे तार नहीं चलने दूंगा मैं। कसम ये कभी चैन से कोई जिंदगी नहीं जिएगा। कैसे बातों के कितना मानर के बढ़ने के जानती कभी जिंदगी नहीं जिएगा। बहन जी आप भी है, कभी चैन से नहीं छोड़ेगी। कसम माँ विष्णु देवी के अमरनाथ की। आपको हाथ जोड़ रहा हूँ। इस विजुअल में भी दर्द है आम आदमी का और उस आदमी का भी जो दुनिया त्याग चुका है। शायद उस साधु ने
देखा कि किसी गरीब आदमी की रेडी उठाई जा रही है, वो कह रहा है जी मेरा तो नहीं है, थैला वापस दे दो, और फिर दर्द भरी आवाज़ में वो बद्दुआएं दे रहा है। ये सीन कुछ कह रहे हैं रवीश राजा भैया, जो अगर आज हम बात नहीं करेंगे तो हम भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं करेंगे। मैं जैसे अभी बात करते करते आपका भी आइडिया आया था, मुझे भी एक आइडिया है कि कहीं ये भारत को दो भारत में तो नहीं बांट रहा। एक वो भारत जो जैसा कि चमकता हुआ नितिन गडकरी और मोदी साहब और हम सब चाहते हैं बने, एक वो भारत, और एक ऐसा भारत जहाँ पर एक गरीब उपेक्षित है, उसको खा रहा है वो खाना, उसका परिवार के लिए कमा पा रहा है, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, और एक भारत ऐसा है कि जो पूरा चमका हुआ है। तेरी बात का जवाब देता हूँ, मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी नोट करके रखा था रवि राजा भैया। दर्द हो रही है इस बात को करते हुए, लेकिन ईश्वर हमें ताकत दे, माता रानी शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, हम कुछ पॉजिटिव कर पाए अपने देश के लिए। और देश का मतलब होता है 150 करोड़ लोग, और ये बात हमारी उन लोगों तक पहुँचे जिनके खून ठंडे हो चुके हैं, जिनकी आंखों में पानी ख़त्म हो चुका है, जो फेल हुए हैं और फेल होने को मान नहीं रहे हैं। ये शहरों में आने वाले वो लोग हैं जो इस उम्मीद पे अपने गांव से आ गए कि यहाँ पे हमें रोटी खाने की जुगाड़ मिलेगा, हमें रोटी मिलेगी। ये कंफ्यूज्ड सोसाइटी का पार्ट बन चुके हैं, जिनको ना कि शहर में अब रोटी खाने को मौका मिल रहा है, ना गांव में उनके लिए कोई जगह बची। उनके लिए कारण क्या हुआ, हम बिहार की बात करेंगे, पॉपुलेशन वाली स्टेट थी, वहाँ पॉलिटिकल टर्मोइल्स आए, जातिवाद बढ़ाया गया, परेशानियाँ बढ़ाई गई, इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई, नक्सलवाद बढ़ा, और वो लोग जो नहीं किसी ट्रबल का शिकार थे वो भूखे हो गए, और उन लोगों को अपना शहर छोड़ के उन शहरों में जाना पड़ा जिन शहरों पे चीज़ें बेटर थी। जम्मू कश्मीर उन शहरों में आता था कि यहाँ पॉपुलेशन कम थी, एवेन्यू ज़्यादा थे, और उस वजह से वो लोग यहाँ आके हमारे साथ भाइयों की तरह काम किया। आज हमारे उनके साथ रिलेशंस है बिल्कुल, और हमारे हर एक जगह उन्होंने ईज आउट किया। अनफॉर्चुनेटली आज उनको भी उसी तरीके से हैंडल किया जा रहा है कि जो ये अर्बनाइजेशन है उधर भी प्रॉब्लम है। पहले फ्लैट बनाएंगे, फिर टावर तोड़ेंगे, है ना। अभी हम देख रहे हैं, पहले शहरों की अनप्लान ग्रोथ होने दी, फिर उसको कंट्रोल करने चल पड़े। पहले अफसर रोड बनने दी, उस पे पैसे लगाए गए, फिर उसमें पार्किंग ढूंढने चल पड़े। और ऐसी नफरत की जाती है एक ऐसे आदमी से जो मतलब नफरत की हद। पहले तो नफरत थी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, शॉप बड़े कि कम्प्लेक्स था कि मेरी तनख्वाह तो थोड़ी है, लेकिन मैंने ऑर्डर देना लाइसेंस शराब का मैं दे रहा हूँ, मेरी तनख्वाह 50,000 महीना है, जो लाइसेंस ले रहा है उसको तो साल का 10 लाख बच रहा है, ये 10 लाख मुझे कैसे मिले, क्योंकि पावर मेरे पास है। बिल्कुल। अब वो इज्जत तक आ गई कि रेडी की पावर भी मुझे मिले, कि मुझे सड़क पे रेडी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो भाई रेडी के लिए आप छोड़ो, वो आदमी को बताओ सब्जी कहाँ से लेगा, कन्वीनियंस का है। तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि आप जिस देश के मुलाजिम हैं वो गरीब देश है। आपके ही सीनियर लोगों के पास प्लानिंग का टाइम था, आपके सीनियर एक जूनियर स्केल जिसको बोलते हैं ना सिविल सर्वेंट से कैबिनेट सेक्रेटरी बन के रिटायर हो गए, और उनके 25 साल की सर्विस में उन्होंने एक बार भी ध्यान नहीं दिया कि मैंने कंट्रीब्यूट क्या किया। वो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग खेलते रहे। और आजकल तो नया वर्ड शुरू है, जियो पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं, अपने घर की पॉलिटिक्स का पता ही नहीं लग रहा। हमारे सारे इकोनॉमिस्ट को पूछा जाएगा, एक जो हमारे जो शहर के टाउन प्लानर्स हैं, कि आपने बताएं कि जो इन्फ्लक्स जम्मू में आ रहा था उसके लिए क्या सोचा, जो इमिग्रेशन हो रही थी उसके लिए क्या सोचा। महाराष्ट्र में बहुत मुद्दा बना दिया उन्होंने कि महाराष्ट्र के अलावा यहाँ से चले जाएं, इलेक्शन भी खड़े हो गए, अब चीफ मिनिस्टर भी बन गए। मैं उनको पूछता हूँ कि कहाँ जाना था, कहीं तो जाना था ना लोगों ने। अगर कहीं डिस्टर्बेंस हो रही, तो अगर भारत की सरकार सेंट्रल फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रही है तो उनको सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर फॉर द इंटरनल इमिग्रेशन भी देखना है। बिल्कुल, जिनकी मैं इसको सरल भाषा में बोलूंगा कि अगर रिसोर्सेज बॉम्बे में है तो इमिग्रेशन बॉम्बे की तरफ आएगी। आप प्लान करो और रिसोर्सेज को डिसेंट्रलाइज करो, आप इकोनॉमिक जोन पूरे इंडिया में फैलाओ। एक तरफ सर्विस सेक्टर रखो, प्रोडक्शन सेक्टर रखो, वेयर हाउसिंग रखो। अब भारतमाला बना रहे हो उस तरफ जाएगा, लेकिन प्लानिंग कहाँ पे है, और इस ट्रांजिशन में क्या होगा, किस तरीके के हालात बनेंगे, ये देख ही नहीं पा रहे हैं।
और जब तक चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो जाती तब तक आप चीज़ों को थोड़ा सा स्मूथली लेके चलो। ये जो एट्रोसिटीज़ का आपने नया शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो मैंने विजुअल चलाया ना, ये जम्मू की म्यूनसिपैलिटी का नहीं है सब्जियों वाला, ये झांसी की म्यूनसिपैलिटी का है। ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे कोई प्लानिंग चल रही है जो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, और वो ग्राउंड पे नहीं देख पा रहे हैं कि फैक्ट्स क्या है। और जब तक उनको होश आएगी ना तब तक भारत का नुकसान हो चुका होगा। आप एक फौज तैयार कर चुके होंगे जो अपने देश को लेके कंफ्यूज हो चुकी होगी, सेटिस्फाइड नहीं होगी, खुश नहीं होगी। सर कैसे सेटिस्फाई होगा कोई, दुखी होगा। किसी ने अपने चाचा को मरते देखा अंग्रेज़ों के हाथों से, तो उसने गन्ने लगाना शुरू कर दी थी, जी मैं खेत में गन बोऊंगा तो गन निकलेगी, भारत को आज़ाद करूंगा। अब जो बच्चा अपने मम्मी को देख रहा है कि मेरी माँ तो चोरी नहीं कर रही, हाँ अपना काम कर रहे हैं, मेरी माँ सब्जी बेच रही है, मेरा बाप फेड़ी लगा रहा है, मेरा बाप दुकानदार अफसर रोड का, और उसको इस तरीके से जलील किया जा रहा है। फिर वो 31 दिसंबर की डेट आ रही है, उसको टैक्स के लिए बोला जा रहा है, और फिर बैंक वाले फ़ोन कर रहे हैं, घर में गालियाँ पड़ रही हैं। ये 120 करोड़ लोग हैं भारत के जिनके साथ ऐसा हो रहा है, और ये आज नहीं हो रहा है, कांग्रेस की सरकार में शुरू हुआ था, 47 से हो रहा है, बिल्कुल आज भी हो रहा है। और आज भी हो रहा है। और जिसके ऊपर उम्मीद की गई है कि मोदी सरकार और जो प्रेजेंट 10 साल से सरकार चल रही है वो प्रोडक्शन लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे कनेक्ट मिसिंग है, और वही कनेक्ट मिसिंग का जो है फ़ायदा नीचे के लोग लेते हैं, श्राइन बोर्ड में काम करने वाले अपॉर्चुनिस्ट लोग ले रहे हैं, और वो 300 करोड़ में से देख रहे हैं हमें क्या बचेगा। नहीं तो प्राइम पोस्टिंग कैसे मिल जाती है श्राइन बोर्ड के, एक बार आप सीईओ बनो श्राइन बोर्ड के, और आप नोट करें अगर जो भी सीईओ श्राइन बोर्ड के बने उनका ग्राफ देखें कैरियर का कैसे ऊपर गया, क्योंकि उनको वहाँ पे मिल जाता है मौका हाई अप्स के साथ दोस्ती करने का, उनके रूम फैसिलिटेशन का, यात्रा मैनेज करने का। हम कैसे चुप रहेंगे। कुछ हमारे मीडिया के साथी बता रहे थे कि इतने लोगों को कम्प्लीमेंट्री दर्शन कराए गए हैं पिछले 4 साल में कि श्राइन बोर्ड को लॉस हो गया है, वो पे कर करके हेलीकॉप्टर वाली सर्विसेज को। इफेक्ट है ना। तो जो ये एजिटेशन चल रही है, हम सत्संग में, राजा भाई आप भी, रविश आप भी, हम पूर्ण सपोर्ट कर रहे हैं लोकल व्यापारियों को, बिल्कुल तन मन से सपोर्ट कर रहे हैं, नॉलेज से सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हमने इसमें जो मटेरियल इकट्ठा करके दिया है, इन मुद्दों पे डिस्कशन की जाए, मंशा श्राइन बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन किया जाए, और श्राइन बोर्ड के मुलाजमों पे क्वेश्चन किया जाए जो कुर्सियों में बैठे हैं, बिल्कुल बोर्ड के मेंबरों के बारे में बात की जाए। बिल्कुल। जो रवि साहब देखिए जरा कौन कौन मेंबर है इस टाइम श्राइन बोर्ड का जो डिसीजन लेता है। एक तरफ स्टार्टअप इंडिया के नाम पे करोड़ों रुपए की फंडिंग देनी, फंक्शंस करने, कार्निवल्स करने, और दूसरी तरफ जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं उनके धंधे बंद करने की, सब्जी लगाने की भी तुझे परमिशन नहीं है, और ऐसी जगह पे लगवानी, बाद में मार्केट बनानी जहाँ पे फुटबॉल ही नहीं आएगा। आप जम्मू बस स्टैंड की हालत देख लो जाके। बिल्कुल जो लोग ऑटो तरीके से डेवलप होती है उनको सीधा किया जाता है, और एक तरफ बात करती है ऑर्गेनिक तरीके से चलेगी चीज़ें, और जो ऑर्गेनिक तरीके से बिजनेस बन जाते हैं उनको बंद करेंगे। करीबन 8 लोग हैं बोर्ड में। नाम बताएं। एक तो हमारे जो चेयरमैन जो है मनोज सिन्हा जी, ऑनरेबल एल जी, फिर महामंडलेश्वर श्री स्वामी विश्वेश्वरा आनंद गिरिराज महाराज जी। कहाँ के हैं ये? वो देखना पड़ेगा, इस पर डिटेल दिया नहीं है इन्होंने। श्री कुलभूषण आहूजा बाहर से देखते जाते हैं ना, वो मैं चाहता हूँ इसमें बात की जाए। डॉक्टर नीलम सरीन, ये जम्मू की हैं। डॉक्टर अशोक बान IPS जम्मू के हैं। श्री बालेश्वर राय IAS जी, श्री KK शर्मा जी, श्री सुरेश शर्मा रिटायर्ड जज जी, श्री रघु के मेहता। अब इन सब ने ही तो डिसीजन लिया ना कि ये रोपवे बने, तो इन्हीं को सामने जाना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए जो संघर्ष समिति बनी है कि सर आपने अगर कोई फैसला लिया 300 करोड़ रुपया खर्च करने का श्राइन बोर्ड का, तो आपने उन 3000 लोगों का क्या सोचा जो इस शिफ्ट से रीरूट हो जाएंगे। वो उनसे बात करने एक जगह से एक पेड़ उखाड़ के दूसरी जगह लगाया गया हो, उसकी जड़ नहीं पकड़ती है। आप तो एक सेट फॉर्मेट को बदल रहे हैं। सर उनकी सुनी नहीं जा रही है। सुनना पड़ेगा ना, सिर्फ मेंबरों की नहीं सुनेगा, बोर्ड की तो कौन सुनेगा? नहीं, जो आम पब्लिक है वहाँ आम पब्लिक सड़क पे बैठी रहेगी, कौन सुनेगा? उनको इनसे बात करनी चाहिए, इनको मेमोरेंडम देना चाहिए। एक तरीके से जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जब उनको सुना नहीं जा रहा, इन्हीं लोगों द्वारा उनको सुना नहीं जा रहा, इसीलिए वो मुझे लगता है सड़कों पे आए हैं, सड़कों पे आए हैं कि हमें सुनिए। अब तो सुना सर उनका
जो वहाँ के एमएलए हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोटेस्ट में। हाँ जी। एमएलए तो कॉन्स्टिट्यूशन को बिलोंग करते हैं। बिल्कुल, देखिए वो यही तो विडम्बना है सिचुएशन की कि आप एक तरफ जो मनोज सिन्हा जी हैं उसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जिस पार्टी के एमएलए हैं, लेकिन वो एमएलए यहीं पे हैं इनके साथ, लेकिन मनोज सिन्हा जी शायद सुन नहीं पा रहे हैं इनको, चेयरमैन जो हैं बोर्ड के, बाकी बोर्ड के जो डायरेक्टर्स हैं वो भी नहीं सुन पा रहे हैं इनको। तो बेसिकली देखिए लोगों को, मैं इस चीज़ को इस तरीके से देखूंगा, ये डेवलपमेंट और सरकार की मंशा है डेवलपमेंट करने की, डेवलपमेंट होगी ठीक है, हम मानेंगे डेवलपमेंट होगी, लेकिन जो चीज़ें उससे उखड़ेंगी, जो पेड़ उससे उखड़ेंगे, वो तो दोबारा जड़ नहीं पकड़ पाएंगे ऐसे। तो आप कोई मल्टीप्लेक्स टाइप चीज क्यों नहीं बना पा रहे वहां पे? बीच का रास्ता ऐसा शायद उसमें भी वो एडजस्ट ना कर पाए इतने ज्यादा दुकानदारों को, तो आप कैसे करेंगे? मतलब आप देखिए, आप बेरोजगार तो छोड़ नहीं देंगे। मुझे लगता नहीं कि जो आदमी 20-30 साल से वहाँ दुकान चला रहा है, अपना ढाबा चला रहा है, उस रास्ते पे या कोई नहीं, दो आप बताओ ना कि आप एक वेलफेयर स्टेट को मॉडल है, जम्मू इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, आपका कौन सा आज का प्रोजेक्ट है जो वेलफेयर की तरफ जा रहा है? आपके तो प्रोजेक्ट है कि हमने सोच लिया अब इससे वेलफेयर होना चाहिए। प्रैक्टिकली वेलफेयर होती तो हमारे डॉलर की प्राइस नीचे जा रही होती है ना पिछले 20 सालों में, 30 सालों में हम डॉलर में कहीं इंटरनेशनल मार्केट में तो डिवेल्युएटिव हुए हैं, जबकि कंज्यूमर बेस बढ़ा है हमारा। जी वो काफी चीजों पे वो डिपेंड रहता है, वो जो डॉलर नहीं, बात डिपेंड की नहीं है, हम एक्सपोर्ट नहीं ना कर पाए, लेकिन हमें इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ रहा है ना चीजों को। एक बात तो है कि देखिए 2 भारत बन रहे हैं, वो तो शुरू से बन रहे नहीं, अभी तेजी से हो रहा है ये काम, अभी देखिए तेजी, क्योंकि पहले इतना ज्यादा एग्रेशन नहीं होता था। देखिए रेडी वाले को रेडी चलाने दी जाती थी, वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन विलेजेस से निकल के आ रही है अर्बनाइजेशन की तरफ। नहीं, उसके अलावा भी एक चीज़ है, देखिए क्या है कि एग्रेसिवली कुछ चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है, कि जैसे फैसिलिटीज़ जो चीज़ें जो अमेरिका टाइप फैसिलिटीज़ या वेस्टर्न नेशंस टाइप फैसिलिटीज़ है उनको, कि ट्रैफिक जैम ना लगे, रोड्स बिल्कुल सुनिश्चित चले, लेकिन उसके लिए नए शहर बनाने पड़ेंगे ना। प्रेजेंट शहरों में क्या करोगे? एट द कॉस्ट ऑफ समबडीज लाइफ और समबडीज। अब एक चाइना के पिक्चर देखते हैं कि एक घर सेंटर में है और दोनों चारों साइड पे डेवलपमेंट हुई है, उस बंदे ने घर नहीं दिया अपना और उसको फोर्स नहीं किया गया। बट भारत में तो ऐसा ही नहीं है, फुल कोऑपरेशन चल रही है। आप जहाँ मर्जी सड़क निकालो लोग पीछे हो जाते हैं, जितनी मर्जी कॉम्पोजिशन दो लोग पीछे हो जाते हैं, क्योंकि लोग डरते हैं, लोग घबराते हैं। वो तो शुक्र है सोशल मीडिया और कैमरास का की बात होती है, लेकिन उतनी बात नहीं हो पाई जो 2012 में हुई, जब अन्ना जी ने बैठे वहाँ पे और पूरी सरकार हिल गई 2014 में। ऐसी तो बात ही नहीं हो पा रही है, ऐसी बात डिस्कशन की नहीं जा पा रही है। और उसी कारण से जो ऊपर का जो थॉट है कि देश विकसित बने, वो नीचे नहीं आ रहा, नीचे वो मैनिपुलेट होके जा रहा है और एक डर का माहौल बनाया हुआ है, जिस माहौल के अंदर सारे लोग डरे हुए हैं। कब तक डरा पाओगे आप? एक लेवल के बाद ना छोटा चूहा नाली में होता है ना, वो भी खड़ा हो जाता है, यार बस इससे ज़्यादा नहीं डरूंगा मैं। तो अब कटरा का प्रॉब्लम नहीं मैं देख रहा हूँ, ये जम्मू में म्यूनसिपैलिटी के अफसर रोड का भी वही प्रॉब्लम आया जो कटरा में हो गया। पहले 80 करोड़ रुपए लगा के अफसर रोड बनाया, अब वहाँ पे डंडे मार मार के लोगों को चला रहे हैं। वहाँ पे पहले ताराकोट रोड बनाया, पहले ये एनालाइज कर लो कि ताराकोट से कितने लोग जाएंगे, बोला गया था अब गाड़ी पहुँचेगी, अब गाड़ी की जगह कह रहे वो कैंसिल, अब रोप पे चलेगा। मतलब यू आर फाइंडिंग वेज टू स्पेंड दी मनी। तो उससे बेटर था आप एजुकेशन के साथ श्राइन बोर्ड इन्वॉल्व कर लेते। बहुत प्रॉब्लम्स है, अब हेल्थ के बीच में श्राइन बोर्ड आ जाता कि हम लोग पिलग्रिम्स के लिए स्पेशल हेल्थ के लिए ध्यान दे देंगे, हम वहाँ पे लंगर लगाएंगे, और लंगर भी लगाया जा रहा है जो डोनेशंस पे चलता है। तो श्राइन बोर्ड का जो बेसिक काम था, उससे अलावा श्राइन बोर्ड बहुत काम कर रहा है। मैनेज तो यात्रियों के पैसे से हो रहा है, यात्री हर जगह स्पेंड कर रहे हैं, अगर दुकानें टेंडर की जाती है वही श्राइन बोर्ड को पैसा मिलता है। बिल्कुल। और वो लाखों रुपए में नहीं तो करोड़ों रुपए में होता है। तो श्राइन बोर्ड व्हाइट पेपर लेके आए बैलेंस शीट के अलावा, जो विजिबल दिख रहा है कि हम लोगों का विजन क्या है। आपने ककड़ियाल में हॉस्पिटल बनाया, मैंने आपके सामने फिगर रख दी। श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी बनाई गई, फिगर आपके सामने है। तो श्राइन बोर्ड के पास सरप्लस पैसा है तो उसको जुडिशली से इस्तेमाल किया जाए। और माता लक्ष्मी का रूप है वैष्णो माता, पैसा तो माता रानी अपने भक्तों को देती है, भक्त डोनेशंस करते हैं। लेकिन उन्हीं कटरा के लोगों ने ही माता रानी की श्रद्धा की थी, श्रीधर जी ने, और माता रानी ने वरदान दिया था। आज उन्हीं कटरा के लोगों को आप कभी एक बहाने से कभी दूसरे बहाने से उनको टारगेट कर रहे हैं, सड़कों पे लेके आने में मजबूर। अभी वो कितने दिनों से सड़कों पे बैठ सर के मैंने अपनी आपको बात कर बता रहे हैं। दिया, अगर यही फिगर सही है कि 1 घंटे में 1000 आदमी ऊपर जाएगा नीचे आएगा, हेलीपैड से कुछ ही लोग जा पाते थे, बाय रोड कुछ लोग जा रहे हैं, तो यात्रा में कहीं ना कहीं पे स्टे चल रहा है।
आप जब स्टेक ट्रेन से लाओगे एक्सप्रेस, पहले तो ट्रेन चलो जी लिमिटेड आ रही थी, हमने देखा था कि अगर 1 करोड़ लोग आ रहे हैं ट्रेन से कोई कुछ लाख लोग ही आ रहे थे। अब बाय रोड जो लोग आ रहे थे उनकी स्पीड बढ़ा दी। तो आप बेसिकली क्या करना चाहते हो, प्लानिंग क्या आपकी कि आप उनके टाइम को रिड्यूस करते जा रहे हो, और फिर आप कह रहे हो कि लोग जो हर्ट होंगे वो तो कुछ हज़ार हैं, लेकिन फ़ायदा बड़े लोगों को होगा। भाई उन बड़े लोगों के पीछे जो थोड़े से लोग हैं जिनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, उनको भी एक्सपोज करने का टाइम है। बिल्कुल, उनको भी एक्सपोज करने का टाइम है कि जो ट्रांसपोर्टर बस सर्विस देगा, हो सकता है वो किसी बड़े शॉट का आदमी हो, बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ पहले बना ली गई हो कि जो एक्सप्रेस है वहीं से बंदे को लाएंगी, रोपवे से बंदा जाएगा, रात को गाड़ी उधर लगा देंगी जाके, उनको गाड़ी लगाने की जगह नहीं, सुनना ना बस स्टैंड बदल रहा है। तो ये ट्रांसपोर्ट के जो बिग डीलर्स हैं, मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर के टाइम उनके परमिट्स हैं। नहीं। तो अगर किसी शहर में पॉलिटिकल क्लास कमज़ोर हो गई हो तो उसकी इतनी एक्सप्लॉयटेशन ही ना करनी चाहिए जितनी ये शुरू हो चुकी है, ख़ास तौर पे जम्मू की, ख़ास तौर पे उन लोगों की जो पॉलिटिकली कंफ्यूज थे। तो आज अच्छा स्टेप लिया बलदेव जी ने, एमएलए इलेक्टेड थे, उन्होंने देखा नहीं कि जो मैं खिलाफ बोल रहा हूँ ये एक एलजी ऑफिस के खिलाफ बात जाएगी जहाँ से ये सारा चला, और वो वहाँ जाके लोगों में बैठे, और रोहित जी जिनको टिकट नहीं मिली वो भी बैठे हैं। तो ये अच्छी शुरुआत है। इसी तरह आज का हमारे सत्संग में हमने एलेबोरेट किया, अफसर रोड के साथ कटरा को जोड़ा, गलत नहीं किया हमने, यही सच है। और वो जो पिक्चर दिखाई कि म्यूनसिपैलिटी की एरोगेंस है और वो बाबा जी वो बद्दुआएं दे रही हैं, ये दर्द है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बताओ इसका क्या है? सोल्यूशन है कि जो भी ये पेस पकड़ रहे हैं ना स्पेंडिंग की, इसको कम किया जाए। इंटरनेशनल लेवल पे हाई रिसेशन आ चुका है, और रिसेशन भारत में भी आया हुआ है, विजिबल कहाँ जो पैसा गवर्नमेंट में या शाइन बोर्ड में इस टाइम पड़ा हुआ है उसको रोका जाए थोड़ी देर के लिए। लेट द थिंग्स गेट सेटल डाउन ग्लोबली, उसके बाद देखा जाए कि कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है। पहले टाराकोट रोड का तो प्रॉफिट आने दो, 300 करोड़ की जगह पे आप कुछ करोड़ों रुपए भी ई व्हीकल लगा लो वहाँ पे, ताकि लोगों को थोड़ा सा इंजोट हो जाए। ट्रेन का मूवमेंट देखने दो, एक्सप्रेस हाईवे का प्रेशर चेक करने दो, डाटा चेक करने दो, लेट द डेटा स्पीक्स। ये प्रोबेबल डेटा जो इन्होंने डीपीआरओ में डाला हुआ है ये तो फिक्टिशियस डेटा है, हवा में डेटा ये सारा। और कहाँ पे कोई लाइन लिखी होगी कि डिवोटीज को फायदा होगा? डिवोटीज को फायदा होता है ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से शाइन में। व्यू तो वो आज ऑनलाइन भी कर लेते हैं, लाइव व्यू चल रहा होता है, उनको आता है जब वो 8-10 घंटे वहाँ गुजारते हैं, मेडिटेशन होती है किस्म की, अपने घर की परेशानियों से, व्यापार की परेशानियों से गुजर के ट्रैक करते हैं, वहाँ रुकते हैं, माता रानी का फील लेते हैं, भजन करते हैं और मेंटली फ्रेश होते हैं। वो एक कंप्लीट पैकेज है। आप उस पैकेज को रिड्यूस करके बिल्कुल ही ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि आपका अपना पैकेज बिगड़ा हुआ है। आपके लिए शाइन बोर्ड में काम करना एक किस्म का ड्यूटी है, और भक्तों के लिए वो भक्ति है, श्रद्धा है उनकी। तो ये दो मिसमैच हैं जिसका नुकसान हो रहा है। कटरा वाले लोगों के लिए भी श्रद्धा है। आप एक एग्जांपल उठाते हैं, कटरा में लोग जी ऐसा गलत काम करते थे, लोग बाकी लोग गलत काम करते थे, श्रीधर जी ने गलत काम किया, लोग पैदल जा रहे होते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में घरों से, वो गलत काम है। तो जो आज हमने डिस्कशन की इमोशनल बातें हैं सत्संग में, मैं चाहूँगा कि क्लोजिंग रिमार्क्स मैं पहले लूँ कि जो ये गैप्स की बात रवीश आपने की है कि 2 भारत बन रहे हैं, इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि तू और इलेबरेट करे। और आज अभी मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने जो अपने एक्सपीरियंस आपने किया कि जो अभी ये जो एरोगेंस गवर्नमेंट में आई हुई है, मशीनरी में कोई पीछे से इनको धक्का दे रहा है, ये क्या है? क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार के अंडर म्यूनसिपैलिटी आती है, तो क्या ये एरोगेंस सीएम ऑफिस से आ रही है जम्मू पे, क्योंकि जम्मू ने उनको वोट नहीं दिया हुआ है? और क्या ये एरोगेंस कश्मीर में भी आ रही है क्योंकि कश्मीर में वोट मिला है? इसके ऊपर मैं आपसे कमेंट लूंगा। पहले आप भारत के बारे में बिल्कुल देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारा भारतवर्ष है, सिर्फ 4% लोग अगर यहाँ टैक्स पे करते हैं, 4 करोड़ लोग अगर यहाँ पे टैक्स पे करते हैं, तो ये इस टैक्स चोरी नहीं करते, वो इतने ही लोग कैपेबल है टैक्स पे करने के। बड़ा वैलिड पॉइंट आपने कहा। इतना ही लोग कमा पाते, इतने ही % लोग कमा पा रहे हैं जो कि टैक्स पे कर दे पाए। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको डेवलपमेंट और सस्टेन करना, मतलब जो देश का, नेशन का जिंदा रहना, सस्टेन करना, जो आम लोगों का जीवन यापन होना, इस दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। आपको डेवलपमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर या इतना ज़्यादा एक्सेलेरेटर नहीं दबाना है, इतने ज़ोर से पंजा नहीं दबाना है कि वो सस्टेनेबिलिटी पे फ़र्क पड़े। तो ये कहीं ना कहीं पर टॉप लेवल की पॉलिसी में बात जाती है
कि जहाँ से प्रेशर आ रहा है कि डेवलपमेंट, रोड्स खुली, जाम, कुछ नहीं। लेकिन आप सोचिए, एक भिखारी अगर भीख नहीं मांगेगा आज तो वो शाम को मर जाएगा। कि ऐसा तो नहीं है ऊपर वाले जो पूरे वर्ल्ड में बैठे हैं बिल्कुल वैसा ही है ना, ग्लोबली चाहते हैं कुछ ऐसा हो। ये सबसे पहले मुझे लगता है सबसे पहला काम खराब हुआ है कंसल्टेंसीज से। जो यूरोपियन कंसल्टेंसीज आके इधर हमें, जिन्होंने यूरोप का बेड़ा गर्क कर दिया, गर्क किया है। वहाँ पे कम आबादी है, वहाँ पे पैसा बहुत है, बहुत सारी चीजें, एवेन्यूज बहुत है। हमारे इधर का सोच अलग है। अविश, वो पैसा एक्सप्लॉइटेशन से आया, उधर से यूरोप से लोग कॉलोनीज बनाने भारत में आए, बांग्लादेश में आए, चाइना में आए। ये एक्सप्लॉइटर्स हैं, बिल्कुल। मैं क्रॉनिक एक्सप्लॉइटर ऑफ पीपल एट प्रेजेंट बता रहा हूँ, एट प्रेजेंट। और वहीं से ये कंसल्टेंसी आ रही है जो कि एक्सप्लॉइटर्स की कंसल्टेंसी। अब लेकिन ये सोच इनकी वो वाली है, ये सोच वैसे है कि भाई इधर तो सरकार जिंदा रखती है। देखिए यूके, यूएस में जैसे नौकरी नहीं मिलती, भारत से लूटो करोड़ों अरबों रुपया, वहां जाके बोलो जी हम अपने लोगों को फ्री देंगे। भारत लूटने कहाँ जाए, पहले ये सवाल पूछना है ना। भारत को ही भेजोगे लूटने के लिए? भाई सस्टेनेबल मॉडल जो है भारत का, जो सदियों से चलता आ रहा है, कि उसी को कोलैप्स करने की कोशिश की जा रही है, कोलैप्स करने की कोशिश की जा रही है। तो इसको बचाना होगा, आपको बीच की नीति निकालनी पड़ेगी, आपको डेवलपमेंट पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत जरूरी है और ये बहुत जल्दी से। और ये जो वन साइडेड ऑर्डर चल रहे हैं, इसका रिवर्सल आना चाहिए कटरा रोपवे के रिवर्सल ऑर्डर से, और हम सब लोगों को इसकी सपोर्ट करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट के बीच में बैठे हुए लोगों को ये समझ में आ जाए कि जनता जो है ये 2024 की है। ये बाबा आदम के ज़माने की जनता नहीं है कि आप ब्रेक करोगे तो उधर से चले जाएंगे। क्योंकि आज मैं देख रहा था वहाँ पे काफ़ी इंटेलिजेंसिया भी इकट्ठा हुआ, हम वहाँ पहुँच नहीं पाए। हमने कहा आप अपने न्यूज़ रूम से इसके बारे में एलैबोरेट करेंगे और कटहरे में खड़ा करेंगे उस श्राइन बोर्ड को, जो श्राइन बोर्ड की इंटीग्रिटी हाईली क्वेश्चनेबल है। और जब हमें पता लगा कि वो पीपीपी अंडर कंसिडरेशन है तो हमें उसका और ज़्यादा डाउट बढ़ गया। कोशिश करेंगे कि इंफॉर्मेशन में पता लगे कि पिछले 8-10 सालों में श्राइन बोर्ड ने दिया है नारायणा को या लिया है नारायणा से। राजा भाई आपसे मैं जो बात कर रहा था कि जम्मू में ही म्यूनसिपैलिटी ओवर एक्टिव हुई है और उमर अब्दुल्ला सरकार क्यों इसके ऊपर साइलेंट है? जब ये दोनों सरकारें बनी थी, सेंटर की सरकार और स्टेट की सरकार, इसमें ये हुआ था कि डबल इंजन की सरकार काम करेगी। अब ये लग रहा है कि डबल इंजन के दोनों ड्राइवर अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। जो पोजीशन जम्मू की हो रही है, जो सबसे इस वक्त चिंता की बात है कटरा की, वहाँ इतने लोगों का आस्था जुड़ी है, इतने लोगों का व्यापार जुड़ा है, इतने लोगों का सारा कुछ जुड़ा है। ये डबल इंजन की सरकार उस सिस्टम को क्लैप्स करने पे आई हुई है कि चलो जी हम रोप पे चलाएंगे, ये करेंगे, बस स्टैंड वहाँ शिफ्ट करेंगे। इतने लोग बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। अब तो सुना कि उनको जेलों में भी भेजा जा रहा है। कल आज के उसमें आया कि कल कोई और जम्मू के लोग जाके वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन जा रही हैं। तो इनको ये देखना चाहिए कि आम लोगों के लिए आम लोगों ने हमें वोट दिया और हमने उनके लिए क्या किया। चाहे एनसी है या बीजेपी है, जम्मू के लोगों ने बीजेपी को अच्छी जीत के साथ वो आए, उन्होंने भी कुछ नहीं सोचा उनका। और जो सरकार कश्मीर में बनी, जो जम्मू में सीएम साहब काम कर रहे हैं ना, उन्होंने कोई इतना ध्यान दिया नहीं, तो ये मसला इतना लंबा होना नहीं था। अप्सरा रोड की आपने बात कही, वो भी वैसी है। तो कटरा का तो मुद्दा ही इंटरनेशनल बन गया। आज 3 दिनों से बंद है। उन्होंने ये नहीं देखा इस सरकार ने, जो भी ऊपर की मशीनरी है, कि 3 दिन से बंद है, लोग परेशान हैं। जिनके लिए आप कह रहे हो जो लोग असहाय थे जाने के लिए, जिनको प्रॉब्लम आ रही थी, अगर वो अभी आ रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं? तो ये जैसे रघुनाथ बाजार को एक हिस्टोरिक बाजार से आपने एक सेल बाजार बना दिया। मुझे लग रहा है कि कोई ऊपर बैठे लोग चाहते हैं, दिल्ली में नहीं अमेरिका में बैठे हुए, कि सब चीज़ें ऑनलाइन हो जाएं और सिर्फ भारतीय लोग जो है वो चंद लोग रह जाएं और ये गरीब गुरबे लोग जो है ये भूखमरी से ही मरमर आ जाए और फिर सिर्फ हमें अमीर लोग मिले दुनिया में। बिल्कुल। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है और हम लकी हैं, रवीश राजा भैया और अर्थ लकी है, परमात्मा का शुक्र है कि उन्होंने हमें उस गलत लोगों की संगत में नहीं रखे। ये माता रानी का शुक्र है जी कि हम लोग उधर खड़े हैं जहाँ धर्म है। बिल्कुल। और आज धर्म कहाँ है? उस रेडी वाले के साथ जो रोजी रोटी के लिए चोरी नहीं कर रहा है, अपनी वो रेडी लगा रहा है और गवर्नमेंट उसके ऊपर जेसीबी चला रही है। तो भगवान जी हमें धर्म की राह पे चलाएं। हम लोग और इलेबोरेट तरीके से इंस्टीट्यूशंस को एक्सपोज करेंगे, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, और उनमें अगर कोई मुलाजम आता है तो उसको उसका गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली काम करना है, ना कि उसको किसी एक हाउस के पीछे खड़े रहना है और उस हाउस को फैसिलिटेट करके अपनी नेक्स्ट पोस्टिंग पर ध्यान देना है और चलने देना जैसे चलता है काम। माता रानी
जम्मू के लोगों की रक्षा करे, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों की रक्षा करे, माता रानी सद्बुद्धि दे और जम्मू कश्मीर जिन हालातों से गुजर रहा है इन हालातों से गुजर के एक अच्छे भविष्य की तरफ आगे बढ़े और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो अपनी सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ काम करें और तर्क ज़रूर करें और समझें चीज़ों को। और जो लीडर्स इन लोगों की लीडरशिप करके अपनी पॉलिटिकल स्टेटस को बढ़ा रहे हैं वो ये याद रखें कि इनकी दर्द जो है वो उनकी दर्द होनी चाहिए। पार्किंग देना गवर्नमेंट की प्लानिंग का पार्ट है, हाउस देना प्लानिंग का पार्ट है, फैसिलिटी देना प्लानिंग का पार्ट है। और अगर आप फेल हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं आंगन टेढ़ा है, हो सकता है आपको नाचना नहीं आता हो। जय माता दी। जय माता दी।